नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेस्ट इंडिया न्यूज़। मैं रामेंद्र पाल सिंह। अभी आपको मालूम होगा कि चुनाव का माहौल चल रहा है और चारों तरफ आचार संहिता लगी हुई है, तो घर से लोग निकल नहीं रहे हैं। राजनीतिक चर्चाओं के बाजार जो है थोड़े से सुलग तो रहे हैं लेकिन थम नहीं रहे हैं। आज हम इस तरह से इसी क्रम में घर में आए हुए हैं जहाँ जो एक समाज सेवी हैं और दुर्भाग्य से एक एक्सीडेंट भी हो गया इनका, तो इस वजह से निकल नहीं पाए बाहर। आज का जो चुनाव समीकरण है उसके बारे में थोड़ा साझा कर रहे हैं इनसे, श्रीमान विपिन भारद्वाज जी से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस डिबेट में। नमस्कार अमन जी, आपका भी स्वागत है। सर, हमें थोड़ा सा आज का देखिए, आप चलो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन जो है आपने समाचार पत्र पढ़ते होंगे, टीवी देखते होंगे, वो देखते होंगे, तो थोड़ा सा आज का जो अपना अनुमान है, चुनाव किस ओर जाएगा, कौन इसका दावेदार होगा, थोड़ा इस संदर्भ में बताइए। जहाँ तक आपने राजनीति के बारे में प्रश्न मुझसे किया है, तो उस राजनीतिक विश्लेषण को जब तक हम पूरी तरीके से मूल में नहीं जाके समझेंगे तब तक हमारी समझ में नहीं आएगा कि राजनीति है क्या। आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर ही मैं चर्चा करूं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में ही रहता हूं। तो उसमें आजकल काफी घटनाक्रम घूम रहा है। जैसे परसों स्वामी प्रसाद मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री थे, वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सपा में जाने की उनकी तैयारी चल रही है। और भी कुछ, दारा सिंह, आदर्श प्रजापति जी, ये सभी लोग मंत्री होने के बाद दूसरे दल में जा रहे हैं। तो उसके मूल में जब हम इसको विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि उन सभी नेताओं को ऐसा लगता है कि मेरी जाति के वोट मेरी तरफ पड़ेंगे। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे कि सारे पिछड़ों की मैं आवाज हूँ, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, दलित वंचित लोगों का शोषण किया। तो 5 साल ये सरकार में रहे तब इनको ख्याल नहीं आया। चुनाव आने के बाद ही इनके मन में इतने सारे विचार आ गए, या पूर्व में भी इनके मन में इस तरह के विचार थे कि दलितों का शोषण हो रहा है, दलितों का कार्य नहीं हो रहा है, तो उन्हें बीच में बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं बोला इन्होंने। आज वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमें उतना वजूद नहीं दे पा रही है, तो वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन हम राजनीति को जब मूल में समझेंगे तो राजनीति परिदृश्य एक परसेप्शन का एक खेल है। प्रधानमंत्री जी युवा के बहुत कनेक्ट हैं और वो युवा की तरह अपना कार्यशैली भी रखते हैं। तो लोगों को ये समझ में आता है कि नहीं, हमारे देश का प्रधानमंत्री उतना मेहनती है, युवा भी अपनी मेहनत करके अगर उस कार्य को करेगा तो आगे बढ़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि परसेप्शन आज की डेट में जो है युवा के मन में, दलितों के मन में, समाज के मन में, वो ये है कि हमें इन 5 सालों में लूट खसूट से हमें बचना पड़ा। जो गुंडे टाइप के लोग थे उनसे भयमुक्त शासन मिला। समाज में कुछ चीज़ें, महंगाई को लेके बात होती है, लोग कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, चीज़ें महंगी हो गई। तो ये सब चीज़ें तो समय समय के अनुसार जब हम सुविधा के लिए किसी चीज़ की चाहत करते हैं तो उसमें भी महंगा होता है। एक चाय की दुकान पे आप चाय पिए तो 10 रुपये की मिलेगी, लेकिन अगर आप किसी होटल में जाएंगे तो 500 रुपये की मिलेगी। तो सुविधा अगर आप चाहेंगे तो उसके लिए आपको कुछ चुकाना भी पड़ेगा। सर, ये तो थोड़ी सी बात एक प्रदेश लेवल, राष्ट्रीय लेवल, उस लेवल की हुई है। खासकर जाति का समीकरण जो हुए हैं, इधर का उधर, इधर का उधर, जो पार्टियाँ चेंज कर रहे हैं। जी। तो सर, आपने थोड़ा सा हम जानकारी चाहेंगे खासकर अपने मंडल की, हमारे आगरा मंडल की। आगरा मंडल जी। तो आगरा मंडल में समीकरण आपका क्या कहता है? मेरी नज़र में आज की डेट में जाति समीकरण लगभग ध्वस्त हो गए। दलित पिछड़े की जो नेतागिरी करते थे, उन दलित पिछड़ों ने भी देखा कि ये नेता हमारे लिए तो नहीं कुछ किया इन्होंने जो कुछ किया अपने लिए किया, अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने परिवार के लिए। एक अनुमान, पूर्व अनुमान बताए कि यहाँ पर राजनीतिक बाजार कैसा चल रहा है? जहाँ तक आगरा मंडल की बात है कि राजनीतिक बाजार के बारे में आप ऐसा सोचें कि जनता बहुत ही जागरूक है जी, और जनता अच्छी तरह से जानती है कि मेरे लिए किसने क्या किया।
जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के सामने रहे, जो विधायक रहे, उनको भी अपने आप में आत्ममंथन करना चाहिए कि उन्होंने जनता के लिए कितना कार्य किया। और जनता के लिए अगर कार्य किया है तो स्वाभाविक सी बात है वो जीतेंगे। इससे जाति विशेष को लेकर अगर आप बात करते हैं तो वो कभी हुआ करता था, आज मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ है। आज हर वर्ग का व्यक्ति अपने आप का विकास चाहता है, अपने परिवार का डेवलपमेंट चाहता है, अपने परिवार की सुरक्षा चाहता है। वो इन 5 सालों में सरकारों ने दी, क्योंकि 5 साल पहले भी वही जनता थी। ऐसा तो है नहीं कि 10-20 साल पुरानी हम बात कर रहे हैं तो लोग भूल गए होंगे। 5 साल पहले जिस तरह का माहौल था, उस तरह के माहौल से आज लोग निजात पा गए। गुंडागर्दी से निजात पाए, लूट खसूट हुआ करती थी उससे निजात पाए, अपहरण उद्योग चला करते थे उससे निजात पाए। तो बहुत सी बातें हैं तो जनता समझ रही है। इसलिए मंडल को लेके नहीं, मैं तो पूरे प्रदेश स्तर के लेके बात कर रहा हूँ कि जाति विशेष के अब वो कुछ रहे हैं, किसी पॉइंट पे है वहाँ वो जाति चलती होंगी, लेकिन अब वो सब चीज भ्रम टूट रहा है। सर, ये न बात भाजपा की है, न बात सपा की है, न बात कांग्रेस की है। एक जन प्रतिनिधि के तौर पे है, फेल होने वाला बच्चा है, उसको मालूम है कि फेल हो जाएगा, फिर भी परीक्षा देने जाता है। तो जो ऐसे नहीं, खासकर नेता या प्रतिनिधि रहे हों, उन्हें मालूम होगा कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, फिर भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए? ऐसे लोगों को समाज में सभी लोगों से मेल मिलाप रखना चाहिए। अगर उनसे कुछ गलती हुई है तो समाज में मेल मिलाप होगा तो उनसे जाके वो क्षमा भी मांग सकते हैं, अपनी विषय को रख भी सकते हैं। लेकिन अगर वो समाज से दूरी बना के रखते हैं और फिर भी वो किसी अहंकार में रहते हैं, हम जीत ही जाएंगे जाति विशेष की वजह से, तो वो सब चीज अब नहीं चलने वाला। मेरा बहुत सही कहा आपने कि जनता सब जानती है, जनता सब समझदार है, जनता को बहलाने फुसलाने की कोई जरूरत नहीं, और आती भी नहीं है, आएगी नहीं अब, क्योंकि अब सब जान गई है कि क्या कैसा है। तो बस राजनेताओं को खासकर यही है, एक लास्ट चांस यही बचता है कि एक सद्भावना बनाए रखे जनता के प्रति। यस, जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनका दायित्व बनता है कि जनता के साथ हर समय टच में रहे, उनके दुख सुख को उनका ख्याल करें, और जितना हो सके, इसीलिए उनको प्रतिनिधि बोला जाता है, इसलिए जनसेवक बोला जाता है। नेता दौलतमंद तो बहुत लोग हैं, सब थोड़ी जनसेवक हो सकते हैं। आजकल दबाव में कोई नहीं आ रहा है, और कोई जनता बहुत जागरूक है, वो किसी के दबाव में नहीं आने वाली, क्योंकि जनता ये जानती है कि हमें किसी से लड़ना नहीं है, न झगड़ना है। जनता बड़ा सुकून से, साइलेंट मूड से सब चीजें देख रही है, जो अच्छा है उसको वोट करेगी। और जहां तक योगी जी की बात है तो मैं समझता हूं कि योगी जी को फिलहाल कोई हराने वाला 2022 में तो नहीं है जी। बाकी आप भी रहते हैं, लोगों से मिलते हैं। कारण सबसे बड़ा जनता को सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर से जनता बहुत खुश है, क्योंकि जनता को मालूम है कि कोई गुंडा उनके घर को नहीं छीनने वाला, पहले छीन लिया जाता था। और बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, जो कि आपने इतने ऐसे बुरे वक्त में अभी हमारा साथ दिया, मतलब हमारी चर्चा में साथ दिया। और मैं भगवान से आशा करता हूँ आप जल्दी स्वस्थ हों, आनंद हों, और राजनीतिक जो चर्चाएं हैं बराबर हमारे साथ आपके ऐसे चलती रहें, संपर्क बनाए रखेंगे हम। और इसी के साथ ही शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।